जून 1, 2024 एक कोरियन यूट्यूब चैनल हेल स्टोरेज पर एक वीडियो अपलोड होता है जिसका टाइटल था कि पैकी बम तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। उस वीडियो में वो यूट्यूबर कहता है कि पैकी बम मुझे पता है तुम एक रेस्टोरेंट में काम करते हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, तुम्हारी एक डॉटर भी है जिसका कुछ ही टाइम पहले तुमने एक पोस्ट डाला था उसकी बर्थडे पर। इस वीडियो के वायरल होते ही लोग पैकी बम की पोस्ट पर काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स करने लग गए। वही पोस्ट जो अपनी बेटी के लिए उसने उसके बर्थडे पर डाला था उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि हम चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो जैसा तुमने उस लड़की के साथ किया था। जब तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सच्चाई पता पड़ेगी तो वो भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारी बेटी के साथ भी वही होगा जो तुमने किसी और के साथ किया था। तो इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स लोग उसकी पोस्ट पर क्यों कर रहे थे? ना तो वो कोई सेलिब्रिटी था ना कोई नोन फिगर था, तो उसने ऐसा क्या किया था अपने पास्ट में जो लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। 20 साल पहले पैकी बम एक मेरियांग गैंग रेप केस का मेन कल्प्रिट था जिसमें एक स्कूल गर्ल के साथ 44 स्कूल बॉयज़ ने किया था, वो भी पूरे 1 साल तक। सो गाइज वेलकम टू FRK आर्काइव्स। आज हम बात करने वाले हैं मेरियांग केस की। 13 साल की हैना अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है पर नंबर मिसमैच होने की वजह से कॉल गलती से किसी एक लड़के को लग जाता है और वो लड़का कहता है कि मैं तो कोई और बंदा हूँ पर तुम्हारी वॉइस काफ़ी अच्छी है। तो इसी तरह से दोनों में कॉन्वर्सेशन होती है और वो लड़का जिक्र करता है कि मैं भी एक हाई स्कूल में मेरियांग से हूँ और एक हाई स्कूल में अपनी स्टडीज़ कर रहा हूँ, जो मेरियांग कुछ उसके शहर से कुछ पास में ही था। तो वो इसी तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों अपनी चैट ID शेयर करते हैं और काफ़ी महीनों तक दोनों चैट करने लगते हैं। ये लड़का था पैकी बम जिसका उस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में जिक्र किया था। सो हैना और पैकी बम में दोस्ती हो जाती है, वो लोग 6 महीनों तक चैट करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद पैकी बम उसे इंसिस्ट करता है कि तुम मुझसे मिलो, अब हमें मिलना चाहिए, 6 महीने हो चुके हैं, हम फ्रेंड्स बन चुके हैं पर हमें मुलाकात भी करना चाहिए। तो हैना भी मान जाती है कि चलो ठीक है, मैं एक बार नॉर्मली उससे मिल के आ जाऊँगी। तो वो एक दिन मेरियांग के लिए अपनी छोटी बहन के साथ बस पकड़ती है और मेरियांग के लिए निकल जाती है जो उसके शहर से काफ़ी दूर था। वो लोग वहाँ निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, बस वहाँ पहुँचती है। बस जैसे ही वहाँ रुकती है और वो नीचे उतरती है तो देखती है कि पैकी बम और उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ में हैं, तो काफ़ी हाई स्कूल टाइप, जैसे हाई स्कूल में बॉयज़ होते हैं उस टाइप के लग रहे थे। तो हैना उसकी सिस्टर के साथ उन लोगों के साथ चली जाती है, वो लोग हैंग आउट करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मॉल में घूमते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। फिर शाम में वो लोग वापस बस स्टॉप आते हैं पर वहाँ पहुँच के हैना को पता चलता है कि जो उसके शहर के लिए लास्ट बस थी वो 4 बजे की थी, जो वो मिस कर चुकी है और अब कोई बस उसके शहर के लिए नहीं जाएगी। तो वो बहुत डर जाती है, बेचारी घबरा जाती है, एक अलग शहर में शाम हो गई है, रात होने वाली है, वो कैसे अपनी छोटी बहन के साथ रहेगी। तो पैकी बम इंसिस्ट करता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक रूम बुक कर देता हूँ, तुम वहाँ रात में अपनी छोटी बहन के साथ रुक जाना और सुबह निकल जाना। उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। हैना सोचती है कि ठीक है, मैं रात में यहाँ रुक जाऊँगी और वो वहाँ जाके होटल में चेक इन कर लेती है। थोड़े ही टाइम बाद डोर बेल रिंग होती है। जब हैना डोर ओपन करती है तो देखती है कि सामने पैकी बम और उसके कुछ 12 दोस्त बाहर खड़े हुए हैं। वो लोग अंदर घुस जाते हैं, उसकी छोटी सिस्टर को साइड में कर देते हैं और हैना को बेड पर ले जाते हैं। वो वहाँ बारी बारी से रात भर उसके साथ करते हैं। इतना ही नहीं, वो उसको रात भर मारते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। सुबह होती है और सुबह वो अपनी छोटी बहन के साथ अपने घर चली जाती है। पर उस बेचारी हैना को नहीं पता था कि ये सब तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि उन लोगों ने ये पूरे एक्ट का रात भर वीडियो रिकॉर्ड किया था ताकि बाद में वो हैना को ब्लैकमेल कर सकें। बात करें हैना की फैमिली की तो वो अपने फादर के साथ रहती थी जिनका डाइवोर्स हो चुका था और वो रात में काफ़ी ड्रिंक करते थे और रोज़ हैना की पिटाई करते थे। तो हैना बेचारी, उसके साथ जो ये सब कुछ हुआ था वो अपने फादर के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी, बिकॉज उसके साथ ऑलरेडी घर पर टॉर्चर हो रहा था, तो वो ये सब किसके साथ शेयर करती। कुछ ही दिनों बाद पैकी बम रोज़ हैना को घर पर कॉल करके परेशान करने लगा। वो उसे कहता कि अगर तुम मेरियांग नहीं आई मुझसे मिलने के लिए तो मैं तुम्हारे वीडियोस को वायरल कर दूंगा। तो वो काफ़ी डर गई पर वो हेल्पलेस थी, तो बेचारी के पास वहाँ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो मेरियांग गई और वहाँ 20 से 25 लोगों ने कभी टेनिस कोर्ट, कभी अबैंडन्ड प्लेग्राउंड्स, कभी कोई होटल्स में उसके साथ बारी बारी से किया। वो उसे टॉर्चर करते, मारते। ये सिलसिला 1 साल तक उन लोगों ने कंटिन्यू किया। जब वो घर जाती उसके चेहरे पर सब मार के निशान होते
तो उसके फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी नहीं पूछते कि ये क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा है। वो बेचारी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो अकेले ही सब कुछ सह रही थी। पर हैना की एक आंट थी जो उसे काफ़ी मिलने आया करती थी, तो वो नोटिस करती है कि हैना के चोट के निशान काफ़ी हमेशा रहते हैं। तो वो एक बार हैना से पूछती है, बेटा तुम्हें कोई परेशानी, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें कौन मार रहा है। तो हैना फाइनली उसकी आंटी को सब कुछ शेयर कर देती है। 25 नवंबर 2004 हैना अपनी आंटी के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। उसकी आंट पुलिस को सब कुछ बताती है कि 1 साल तक हैना के साथ क्या क्या हुआ है। पुलिस उन्हें आश्वासन देती है कि ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, ये केस पूरा प्राइवेट रहेगा, मीडिया को कुछ बताया नहीं जाएगा और हैना की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो उन लोगों को थोड़ा रिलीफ होता है। पर पुलिस कुछ 12 दिनों बाद हैना और उसकी सिस्टर की आइडेंटिटी को रिवील कर देती है। वो ये तक बताती है कि दोनों सिस्टर्स के साथ 1 साल तक मेरियांग में गेम हुआ है, जबकि छोटी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। पर पुलिस ने ये स्टेटमेंट के साथ दोनों लड़कियों की ज़िंदगी एक तरह से नर्क बना दी थी। बट दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट, बिकॉज जब उन लोग को अरेस्ट किया गया 44 लड़कों को, तो रोज़ हैना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता, उससे रोज़ क्वेश्चंस पूछे जाते, रोज इन्वेस्टिगेशन होती। वो लोग उससे रोज़ परेशान करते और उससे तरह तरह के क्वेश्चंस करते कि तुम्हारे साथ कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, कैसे हुआ। रोज़ वो उसे ह्यूमिलिएट करते, रोज़ सेम क्वेश्चंस अलग अलग तरीक़ों से पूछते। इनफैक्ट वो उसे ही दोषी ठहराते कि तुम्हें ही फर्स्ट प्लेस में नहीं जाना चाहिए था, तुम क्यों गई, तुम्हें क्यों जाने की ज़रूरत है। तो ये सब इनफैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था हैना को। आफ्टर ऑल दिस 1 महीने तक हैना हॉस्पिटल में एडमिट रही, जहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। एंड 1 महीने बाद उसके फादर उसे डिस्चार्ज करवाते कि मैं इसका अब घर पर ध्यान रखूँगा। तो हॉस्पिटल वाले भी अलाउ कर देते हैं। जब वो उसे डिस्चार्ज करके नीचे ले जाते हैं कार में, तो वो कार में ले जाते ही उसे एक डॉक्यूमेंट साइन करने देते हैं। और जब हैना उसे पढ़ती है तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि मैं अपना केस वापस ले रही हूँ, मुझे किसी पर कोई केस नहीं करना है। पर हैना के फादर उसे फोर्सफुली उस पर साइन करवा देते हैं। हैना के फादर ने उन कल्प्रिट्स के डैड्स पेरेंट्स के साथ डील कर ली थी, उनसे पैसे लिए थे ताकि वो केस वापस ले सकें। तो बेचारी हैना के पास कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, उसको साइन करना पड़ा। लाइक सीरियसली कोई फादर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी रियल फादर, और जबकि इतना ज़्यादा गलत हुआ है उसकी बेटी के साथ चंद रुपयों के लिए। एंड यू विल नॉट बिलीव कि उन 44 लड़कों में से किसी को भी सज़ा नहीं हुई। वो आज तक लोग बाहर खुले घूम रहे हैं। उसमें से कुछ लड़कों को जुवेनाइल कस्टडी की सज़ा हुई, पर वो एक काइंड ऑफ सज़ा नहीं थी, उन्हें नॉर्मल घर में ही रखा गया। जुवेनाइल कस्टडी सिर्फ नाम की सज़ा थी। तो हैना तो इस थॉट के साथ थी कि उसके कातिलों को सज़ा हो चुकी है, तो वो बेचारी शांति से अपना जीवन एक दूसरे शहर में अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ शिफ्ट होकर निकाल रही थी। पर वहाँ भी खबर फैल चुकी थी, उससे स्कूल में कहीं भी जहाँ भी वो जाती उसके बारे में उसे लोग अजीब नज़रों से देखते, उसके बारे में बात करते। वो बेचारी को स्कूल भी छोड़ना पड़ा, वो बेचारी घर में ही अकेले रहने लगी और हर दिन उसे कुछ ना कुछ मेडिकेशंस लेना पड़ती। उसे इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा सब कुछ हो चुका था कि हर दिन उससे मेडिकेशंस पे ही उसका हर दिन निकल रहा था। कई साल ऐसे ही निकल गए, पर 2 जून 2024 में एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ, पैकी बम, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। इस वीडियो में उस यूट्यूबर ने उन 44 लड़कों की सारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी। उनका नाम, उनका चेहरा, उनका एड्रेस, वो अभी कहाँ काम कर रहे हैं, सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया गया था, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। सब जगह अब इस केस की चर्चा हो रही थी। जैसे 2004 की जगह 2024 में ये केस हुआ, इतना ज़्यादा ये वायरल हो चुका था, सब लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो लगभग भुला चुके थे इस केस को। तो लोग उन 44 लड़कों के सोशल मीडिया हैंडल्स पे उन्हें डीएम करने लगे, उन्हें कमेंट करने लगे कि तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा, तुम ऐसे कैसे फ्रीली किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद खुशी से रह सकते हो। तो ये सब चीज़ें होने लगी 2024 में। एंड जब हैना को ये बात पता चली कि इसके सारे अक्यूज्ड आज खुलेआम घूम रहे हैं, तो वो बेचारी सदमे में आ गई। बिकॉज वो इस सिनेरियो में थी, उसके माइंड में ये था कि उसके सारे मुजरिमों को कुछ हद तक सज़ा मिल चुकी है और कुछ लोग अभी भी जुवेनाइल कस्टडी में हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। 44 लोग बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। दिस वॉज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस केस। इसमें इतना सब कुछ गलत होने के बाद उसके मुजरिम बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं और वो बेचारी हर दिन उस ट्रॉमा से गुजर रही है। सो दैट वॉज अबाउट द मिरियांग केस। ऐसे और केसेस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।